नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत अपठित गद्यांश लेकर आए हैं। जिन बच्चों को अपठित गद्यांश कठिन लगता है या उन्हें ये समझ में नहीं आता इसको हम कैसे सॉल्व करें, वो आज आपके लिए बहुत ही सरल होने वाला। बस आप ध्यान से हमारी बातों को सुनते जाइए, उसके बाद फिर हम ये उदाहरण भी कराएंगे। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो अपठित गद्यांश कहते किसे हैं। तो अपठित गद्यांश उसे कहते हैं अपठित, यानी जिसे आपने पहले पढ़ा ना हो। लेकिन ये भी हो सकता कि इत्तेफाक से आपने पढ़ा हो और आपका वही उसमें आ जाए। ये जरूरी नहीं कि आपने ना पढ़ा हो, लेकिन ऐसा कहा जाता कि अपठित है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, ऐसा तो मान लिया जाता। और बहुत ही कम चांस रहती शायद आपने पढ़ा हो। आप ये मान के चलिए उसे सच में आपने नहीं पढ़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो गद्यांश दिया होता है उसको हमको कम से कम 2 से 3 बार पढ़कर ये समझ लेना चाहिए कि पूरे गद्यांश में किसके बारे में कहा गया है। अगर आपको ये पता चल गया कि पूरे गद्यांश में इसके बारे में कहा गया है, मान लो जैसे कोई पर्यावरण है तो पर्यावरण के बारे में अगर कहा गया तो प्रश्न समझ लो कि उसी के बारे में पूरे पूछे जाएंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो उससे बाहर है तो समझ जाना कि ये गलत है। एक तो ये होगा। दूसरा, जितने भी उत्तर होते हैं हमेशा पॉजिटिव में पूछे जाते हैं, नेगेटिव में कभी नहीं पूछे जाते। अर्थात आप जब भी उत्तर उसमें चुनें या उत्तर लिखें हमेशा सकारात्मक या पॉजिटिव में ही लिखें, नेगेटिव में कभी ना लिखें। ये विशेष कर आप हमेशा ध्यान रखना। जो गद्यांश दिया होता है अक्सर बच्चे ये सोचते कि जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर उसमें मिल जाएगा। देखो, उसका उत्तर उसमें बिल्कुल एटिज नहीं मिलता है। एक उत्तर मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। कभी कभी ऐसा होता कि उस गद्यांश का भावार्थ से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप उत्तर उसमें ढूंढ भी सकते, नहीं मिला तो समझकर भी लिखेंगे ये। लेकिन अक्सर बच्चे सोचते कि नहीं उसी में से ही मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मानकर ना चलें। तो ये कुछ चीज़ें कैसी बेसिक हैं जो आप ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से आप गद्यांश को पूरी तरह सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अब हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं। तो अपठित गद्यांश वर्तमान में कैसा आ रहा है उसको हम जान लेते हैं। तो ये देखो दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, ये कहा गया कि ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के ही उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रश्न हैं 1-1 नंबर के एमसीक्यूज और 2 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के जो डिस्क्रिप्टिव हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अपठित गद्यांश को पढ़ लेंगे। अब चूंकि मैं सिर्फ यहाँ एक ही बार पढ़ूंगा, लेकिन जब आप इसे परीक्षा में या वैसे सॉल्व करो तो कम से कम 2-3 बार पूरे मनोयोग के साथ एकदम कंसंट्रेट होके ही पढ़ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो दिया है कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ के विभिन्न राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की बातें चर्चा में रही हैं, परंतु इनके विकास के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो गया। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में होती है। अगर किसी व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात करें तो वह दिल तक पहुंचती है। फिर आगे लिखा हुआ है कि यह सर्वविदित है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत सहज और सुगम होता है। अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी किसी भी विषय का सरलता से समझ लेता है, जबकि अन्य भाषाओं में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर दिया है कि विश्व भर के शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने को महत्व दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी मातृभाषा में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले देशों में चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा तुलना में अच्छी है। चाहे वो चीन हो, रूस हो, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित अनेक देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर्वविदित है कि ये देश लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी है। इन देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके ही उन्नति प्राप्त की है। यदि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मातृभाषा में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती तो हम आज विश्व में और अधिक बेहतर स्थिति में होते। वर्तमान में इस दिशा में ठोस और क्रांतिकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप ये जो गद्यांश रहेगा इसको आप एक बार पूरे मनोयोग से कम 2 से 3 बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो पूरे
अब पठित गद्यांश को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि इस गद्यांश में मुख्य शीर्षक क्या है, यानी मुख्य विषय क्या है। तो मुख्य विषय इस गद्यांश पूरा मातृभाषा, ठीक, यानी मातृभाषा पर महत्व दिया गया। अब जितने भी प्रश्न होंगे वो मातृभाषा से संबंधित ही पूछे जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आप प्रश्न करना शुरू करो सॉल्व। तो पहला देखो इसमें दिया कि किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या आवश्यक है। अब विकल्प दिए हैं, तकनीकी शिक्षा का विस्तार होना, चिकित्सीय शिक्षा का विस्तार होना, किसी भी भाषा में शिक्षा देना, और डी है आपका मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। तो जैसा मैंने पहले बताया था, आपका शीर्षक किस पर आधारित है, मातृभाषा में। तो इसका सबसे सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प डी सही होगा, मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार करना। अब आता है बच्चों दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न देखो आपका दिया हुआ है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में हैं। ठीक, तो पहला विकल्प दिया मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश, अपनी राष्ट्रभाषा को मातृभाषा बनाने वाले देश। फिर आपका अगला दिया सी, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को समान मानने वाले देश। फिर अगला दिया अंग्रेजी भाषा से दूरी बनाने वाले देश। तो देखो फिर बिल्कुल सही आ गया। तो गद्यांश में अंदर भी लिखा भी है, क्या लिखा है कि मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश क्या आज अच्छी स्थिति में हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब आता है फिर आपका प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा में दिया कि कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कथन कारण में ही बच्चों को लगता कि बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन नहीं होता। कथन का अर्थ होता कहना, कारण का मतलब जो ऊपर कहा गया उसका कारण सही है या गलत इतना बताना। कहने का मतलब ये जो कथन और कारण है आपको ये बताना ये दोनों सही है या दोनों गलत है या दोनों में से एक है, बस इतना ही करना है। तो बहुत आसान है। अब देखो समझ लेते कैसे आप इसको समझोगे। तो दिया कथन, कथन में दिया कि भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है, यानी जो भारत में शिक्षा का माध्यम दिया में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता। अब उसका कारण दिया कि शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। अब ये बताना कि कथन और कारण दोनों सही है या दोनों गलत है या दोनों में से एक सही है। चलो अब इसका हम विकल्प जानते हैं। तो देखो पहला दिया है कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। फिर दिया कथन और कारण दोनों गलत है, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। फिर दिया कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो बिल्कुल आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो देखो सी आपका दिया है कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो इसमें देखो दिया है कि भारत में शिक्षा माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता, क्योंकि भारत में अगर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो बेहतर होगा। तो ये कहा गया शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल, अगर जो समाज जितना शिक्षित होगा वहाँ का व्यक्ति उतना समझदार होगा, ये मान लीजिएगा। अब आपको लगेगा कैसे, जैसे मान लो आदिवासी क्षेत्र है, उनका रहन सहन बोलना चालना आपने देखा बहुत साधारण रहता। क्यों रहता, क्योंकि वो शिक्षित नहीं रहते। अगर वो शिक्षित हो जाए तो समाज में फैली बुराइयां अंधविश्वास अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा गया अगर समाज में शिक्षा अच्छी होगी तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। ये तो हो गया आपके विकल्पी वाले प्रश्न। अब आता है आपका अगला प्रश्न। तो ये आप चौथा प्रश्न है। तो चौथा कैसा, डिस्क्रिप्टिव 2 नंबर का है। तो इसमें दिया मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो चलो दे देते हैं तर्क। तो उत्तर हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना सरल है, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत सहज एवं सुगम है। अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी किसी भी विषय को सरलता से समझ लेता है, जबकि अन्य भाषाओं में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विश्व भर के शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के महत्व दिया है। तो ये मैंने पूरा उत्तर मालूम अपने मन से लिखने की हमें ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा पैराग्राफ ही में मिल गया। इसलिए मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे उत्तर होते जो पैराग्राफ में आसानी से मिल जाते और कुछ ऐसे होते कि उनके भावार्थ हमें के आधार पर लिखने होते। तो ये तो बहुत आसान हो गया।
ठीक इसी तरह से आप क्या करोगे, प्रश्न को पढ़ो और पैराग्राफ में उससे संबंधित उत्तर देख लो कौन कहाँ कहाँ ये मिल जाएगा। तो दूसरा दिया है, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षाकृत कम विकसित होने के क्या कारण है। यानी भारत में जो क्षेत्रीय भाषा के अपेक्षाकृत यानी वो कम विकसित क्यों हुई, इसके कारण क्या। तो इसका भी उत्तर हमने यही पैराग्राफ में निकाला है। अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, पहले हम पढ़ लेते फिर आपको बता देते हैं। तो लिखेंगे कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ के विभिन्न राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की बातें चर्चा में रही हैं, परंतु इनके विकास के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए, इसलिए क्षेत्रीय भाषाएं कम विकसित हुई हैं। तो देखो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक तो पैराग्राफ में से लिखा है, बस इसलिए क्षेत्रीय भाषाएं कम विकसित हुई, ये मैंने अपने मन से उत्तर लिख दिया। अब देखो मैं इसके दोनों के उत्तर आपको दिखा देते, तो मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है, ये वाला पहले पैराग्राफ में आपको दिखाते हैं। तो इसमें देखो शुरू से ही दिया है, ये हम वही ढूंढते हैं जिसमें मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना कैसा है, सरल है। तो देखो अपनी मातृ ये दिया आपका है ना, अपनी मातृभाषा में विद्यार्थियों को किसी भी विषय में को सरलता से समझ लेता है। तो इस तरह के ये दिया है, देखो यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत सहज और सुगम है। तो ये हो गया। और फिर आपका अगला दिया हुआ था कौन सा प्रश्न, फिर अगला दिया था आपका ये इधर, पहले हम आपको प्रश्न, तो इसमें दिया था क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने का कारण क्या है। तो इसका देखो शुरू में ही गद्यांश में दिया है, क्या दिया है, ये देखो, भारत एक विशाल देश है, यहाँ के विभिन्न राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। ठीक, फिर दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात से मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की बातें चर्चा में रही, परंतु इनके विकास के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। ये वाला दूसरे का उत्तर है। तो ऐसे आसानी से आप उत्तर लिख सकते हो। तो आपको गारंटी लेता हूँ कि बहुत ही सरल लगा होगा अपठित गद्यांश, और ये बोर्ड में आ भी चुका है। तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। अगर इसी तरह से आप पूरे मनोयोग से बगैर डरे घबराए हुए करोगे तो जो बहुत कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी आसानी से कर लेगा। तो ये हो गया आज के लिए आपका अपठित गद्यांश। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी अपठित गद्यांश की लिंक दे के रखी है, आप वहां जाइए, उसको क्लिक करिए और सरल भाषा में इस अपठित गद्यांश आप समझिए और पूरे में पूरे अंक लाइए। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।